नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। क्या देश की सियासत में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? आखिर क्या वजह है कि देश का हर नेता, हर दल के खिलाफ बोलता है? इस कड़ी में कांग्रेस और दूसरे दल तो अब पहले से ही थे, अब केजरीवाल और मायावती भी शामिल हो गए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी को घेरने के पीछे दरअसल सियासत क्या है, आइए आज इसी को समझते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि मोदी चौतरफा हमलों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी मौका मिलने पर नहीं चूकते। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा बना है रैलियों में हो रहा चुनावी खर्च। इसी तरह बीएसपी सुप्रीमो ने भी मोदी पर सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि वो 2014 के आम चुनाव में मोदी को रोकने की पूरी ताकत लगा देंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अब मैदान में तो चुनावी खर्च का हिसाब किताब मांगा है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि ऐसी ही चिट्ठी वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लिखने जा रहे हैं और उनसे भी यही सवाल कर रहे हैं। दरअसल आप बताइए, ये चुनाव में जो भारी भरकम खर्च हो रहा है, क्या आप उसका हिसाब किताब जनता को देंगे? अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने चुनावी खर्च को सामने लाना चाहिए, जनता के सामने स्वतः रखना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति उन पर सवाल खड़ा ना कर सके। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे जगदीश मुखी साहब। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे ब्रजेश खलप्पा साहब। ब्रजेश खलप्पा साहब, जगदीश मुखी जी को तो पता है कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी क्या लिखी है, लेकिन आपके पास भी कुछ ही दिनों में चिट्ठी पहुंचने वाली है। आप क्या बताएंगे कि आपके चुनावी रैलियों में ये जो भारी भरकम खर्च होता है, जो आप हवाई यात्रा करते हैं, इन सब के पैसों का हिसाब किताब आप स्वतः जनता को क्यों नहीं देते? राहुल गांधी पूरे देश में बताते हैं, साहब हमने आरटीआई दिया भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, तो क्या आप आरटीआई लगानी पड़ेगी कि साहब आपका चुनावी खर्च कहां से आता है, कौन आपको फंड करता है, कहां आप खर्च करते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन कांग्रेस आपके पास आता हूं। जगदीश मुखी साहब मेरे साथ हैं। जगदीश मुखी साहब, चिट्ठी सार्वजनिक है इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपको चिट्ठी मिली या नहीं मिली। चिट्ठी का मजमून भी आप समझ गए होंगे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी का जवाब देंगे या नहीं? जी। हेलो, चिट्ठी का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आम व्यक्ति, आम आदमी को पूरा अधिकार है, कोई भी बात हमारे से पूछें, सब चीज की जवाबदेही देंगे। किंतु केजरीवाल साहब को यह अधिकार समाप्त हो गया है। वो आम आदमी व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो तो एक खास व्यक्ति हो गए हैं। मैं काउंटर क्वेश्चन, ये जो उन्होंने सवाल दागे हैं जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। केजरीवाल साहब, आपने ये कहा था मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, मैं किसी से सहायता नहीं लूंगा, ना मैं दूंगा, उसके पश्चात आपने ये आवरण लेकर के जनता ने एक हमने जनसुनवाई की है, उनकी रायशुमारी की है। रायशुमारी से पब्लिक ने ये कहा कि सरकार बनाओ, मैं बना रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने रायशुमारी की है दिल्ली के अंदर कि उन्होंने किस तरह से रिजाइन कर दिया है? क्यों रिजाइन कर दिया यदि रायशुमारी नहीं की है? इसी तरह से आज वो सारी आप सवाल का जवाब देने नहीं, काउंटर क्वेश्चन पहले पूछ रहे। मैं आपको जगदीश मुखी साहब काउंटर क्वेश्चन पूछने का भी मौका दूंगा। मेरा सवाल ये है, आज के दिन में अगर इस देश में अगर कोई आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है वो नरेंद्र मोदी, उससे भी ज्यादा आकर्षण है उनकी सभाओं को लेकर, उससे भी ज्यादा आकर्षण है जितना बड़ा उनका मंच होता है। वो सिर्फ एक सवाल ही तो पूछ रहे हैं साहब, ये पैसा कहां से आता है? जवाब दे रहा हूं ना जी, पैसा कहां से आता है? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे और दे रहे हैं। जो आप सवाल कह रहे हैं, मंच या रैलीज, हर एक का एक एक पैसे का हिसाब देंगे। किंतु मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब को इस प्रकार का सवाल करने का कोई अधिकार समाप्त हो गया उनका, क्योंकि वो आम आदमी व्यक्ति नहीं रहे, वो तो एक राजनीतिक स्टंट के नाते से पूछ रहे हैं।
कपिल मिश्रा आम साहब, व्यक्ति को, आम आदमी को पूरा जवाब देंगे। कपिल मिश्रा साहब और मेरे साथ हम आम आदमी पार्टी के इलेक्शन नेता कमीशन भी को यहाँ पर पूरा मौजूद रिकॉर्ड हैं देंगे और आपके आर्टिकल जो भी पूछेगा पूरा हिसाब। मैं आऊंगा खलप्पा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये आजकल आप लोगों ने एक नई तरीका इजाद कर लिया, हिट एंड रन, वो जो पहले से ही आपका चला आ रहा था। आप दूसरों से तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आप ये खर्चा बताइए, ये खर्चा बताइए। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पे हमला करने से जनता उनको ना वोट देकर आपको वोट देगी? नहीं, हम तो जब राजनीति में भी नहीं थे तब भी ये सवाल पूछते थे। जगदीश मुखी साहब, यहाँ केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आपके विरोध में नीतीश कुमार खड़े हैं, आपके विरोध में मायावती खड़ी हैं और आपके सहयोग में जयललिता भी नहीं है। आपके सहयोग में अभी तक चंद्रबाबू नायडू भी साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, या आप दूसरी पार्टी की बात करें। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होने जा रही है नरेंद्र मोदी की राह? ऐसा है, ये सब आपको इसलिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विजय रथ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा है, ना वो रोक सकने की क्षमता है किसी के अंदर इस समय। जिस प्रकार से आज देश की जनता के अंदर एक विश्वास जागा है कि हमारे बीमारू देश को आईसीयू से बाहर निकाल लाने की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये जनता का विश्वास जागा है, जनता की आस्था बनी है उनके प्रति, और इसलिए बनी है कि उन्होंने एक सबसे पिछड़ा जो राज्य था, एक गुजरात, उसको उन्होंने अव्वल नंबर पे लाके पिछड़ा राज्य कभी नहीं था। जगदीश मुखी साहब ऐसा मत कहिए, वैसे लाके ऐसा कभी मत कहिए कि गुजरात पिछड़ा राज्य था। गुजरात में तो आपसे ज्यादा डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। जो अमूल की आप जिक्र करते हैं, जो बाकी चीजों का आप जिक्र करते हैं, वो कभी पीछे नहीं रहा। तो मेरे साथ केजी सुरेश साहब है, आप इकोनॉमिक्स पे भी अच्छी पकड़ लगते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री ने 20 अवार्ड में से 12 अवार्ड मोदी जी को दिए थे ना। अच्छी बात है ना केजी सुरेश साहब, बेस्ट अवार्ड अगर गुजरात की बात करें, प्रधानमंत्री ने, लेकिन गुजरात ग्रोथ के मामले में तो हमेशा अव्वल रहा, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में हमेशा अव्वल रहा, इंडस्ट्रीज की पहली पसंद हमेशा गुजरात रहा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात के लोगों में एक रेजिलियंस रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहां एक स्टिमुलस दिया है कुछ जल्दी। आप पूरा डॉक्यूमेंट जारी कर दीजिएगा, 20 करोड़ है। आप पूरा डॉक्यूमेंट जारी कर दीजिएगा ना ब्रिजेश खलप्पा साहब, पूरे देश को समझ में आ जाएगा वहां IMR, MMR, डेट क्या है, वहां पर बाकी तमाम प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ की क्या है, शौचालय की क्या है, जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके पास। जगदीश मुखी साहब मेरे पास आखिरी सवाल, अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्र की बात करते हैं तो वो कोलकाता में जाके ममता बनर्जी पे चुप क्यों हो जाते हैं, तमिलनाडु में जाकर जयललिता पर चुप क्यों हो जाते हैं? ये थोड़ा समझ से परे होता है। नहीं, वो पूरी राष्ट्रीय जो केंद्रीय सरकार है उसके विरोध में बोल रहे हैं, वो सब जगह बोल रहे हैं। चाहे वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी वही भाषा है उनकी और तमिलनाडु के अंदर भी भाषा है। सही कह रहे, दोनों जगह एक ही भाषा है। राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप कि यदि कोई राजनीति पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आपको लगता है ममता बनर्जी जयललिता को साधना जरूरी है, इसलिए इनके खिलाफ कुछ मत बोलो और जनता के सामने कहो साहब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ये आपकी अपनी सोच है, मोदी जी की ये सोच नहीं है। मोदी जी ने केंद्र सरकार को निशाना बना करके हर मुद्दा सामने आपके रखा है, कांग्रेस के विरुद्ध हर बात सामने रखी है, और कई हमारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बंगारू इसलिए आपको ये अंतर नजर आता है। चलिए कई ऐसी ये सवाल मेरे पास जो हमेशा आज भी राष्ट्रवाद मैं गलत कह रहा हूं? राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी कोलकाता में जाके तमिलनाडु में जाके दोनों राज्य सरकारों पे कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सहयोगियों की उनकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं क्योंकि ममता पहले उनकी एलआई रह चुकी है, जयललिता एनडीए की एलआई रह चुकी है, तो जरूर प्रयास जरूर है। बिल्कुल, मेरे पास समय समाप्त हो गया। कपिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केजी सुरेश साहब आप दोनों का भी, जगदीश मुखी साहब, हलप्पा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन एजेंडा में इतना ही। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।